हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के बाद में हमने ये देखा था कि अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या जुगाड़ कर रहे हैं। क्या देखा था? अष्टक पूरा करने के लिए क्या जुगाड़ कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की थी, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की थी। कब ऑक्सीजन ने साझेदारी कब की थी? जब O2 बना था। क्लोरीन ने साझेदारी कब की थी? जब Cl2 बना था। सोडियम ने और मैग्नीशियम ने जब NaCl बनाया और मैग्नीशियम ने जब MgCl2 बनाया, तो ये कब बना था? जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। उसी प्रकार MgCl2 कब बना था? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, एक क्लोरीन ने 1 किया, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इस तरह से ये सूत्र अपने सामने आए। इन सूत्र का मोटा मोटा अंदाजा हमने लगाया कि ये सूत्र क्यों बन रहे हैं? अष्टक पूरा करने के लिए। तो अष्टक पूरा करने के लिए इन परमाणुओं ने 3 तरह के रास्ते अपनाए। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, जिसे O2 और Cl2 बना। अष्टक पूरा हुआ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने के बाद इन्होंने अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाले। इसका विन्यास कितना होता है? 2 8 1। अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। Mg ने अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसका विन्यास होता है 2 8 2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसका अष्टक पूरा हो गया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोश में। अष्टक पूरा करने के लिए 2 की जरूरत है। और एक और ऑक्सीजन है, O2 लिखा रहा है ना, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन ने दोनों को 2 2 की जरूरत थी, दोनों ने साझेदारी की। क्लोरीन ने Cl2 बनते वक्त इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। 2 क्लोरीन ने एक और इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, दोनों ने साझेदारी की। लेकिन NaCl बनते वक्त Cl ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन Cl ने ग्रहण किया। तो ये सूत्र बन रहे ना, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? संयोजकता के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर करता है? संयोजकता के ऊपर। देखो, संयोजकता क्या होती है? कोई भी परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए या फिर स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। ध्यान देना, संयोजकता को कभी भी प्लस और माइनस के चिन्ह से व्यक्त नहीं किया जाता। इधर देखो, सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। इसी प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 17 नंबर पर आता है क्लोरीन, 2 8 7। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ये स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसलिए जो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी? क्लोरीन की संयोजकता होगी 1। सोडियम है, सोडियम को स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, स्थायी विन्यास बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये स्थायी विन्यास बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब O2 बना रहा है तो इसके पास 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 और 6 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ लिख के बताता हूँ मैं, ये ऑक्सीजन है, इसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे डॉट के रूप में बनाया जाता है। अब ये ऑक्सीजन है,
इसके पास भी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 6 इलेक्ट्रॉनों को भी लिखता हूं मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। इसको अष्टक पूरा करने के लिए देखो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए, इसने भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए, तो इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता होगी 2। कितनी होगी 2। इस क्लोरीन ने जब ऋणायन बनाया तो इसकी संयोजकता कितनी है 1। जब ये क्लोरीन भी इस तरह से सहसंयोजक बंध बनाएगा, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो इसकी संयोजकता उस वक्त भी 1 होगी। कैसे होगी, क्लोरीन 17 नंबर पर आता है 2 8 7, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को लिखता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्लोरीन लेके आता हूं पास में, ये क्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी उसी की तरह 7 होंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको अष्टक पूरा करने के लिए, इस क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से ले लिया। इस क्लोरीन को भी, अभी इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, इस क्लोरीन से ले लेगा। दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, इसलिए इसकी क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी है 1। तो हर तत्व या परमाणु की अपनी अपनी संयोजकता होती है। मैं बात करूं नियोन की, 10 नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 8। पहले से स्थायी विन्यास है, पहले से स्थायी विन्यास है, इसलिए यह न तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, न इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए इसकी संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 0। कितनी होगी 0। सोडियम चाहे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हो, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी है 1। क्लोरीन भले 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय ग्रहण कर रहा हो, फिर भी इसकी संयोजकता कितनी होगी 1। इस तरह से संयोजकता को प्लस माइनस के चिन्ह से व्यक्त नहीं करते, लेकिन जो आवेश होते हैं उन आवेश को प्लस माइनस के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। वो मैं पिछली क्लासों में बता रखा मैंने को अच्छी तरह से, फिर भी एक बार और देख लो। सभी को पता है ये सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर प्लस चार्ज जाएगा। ये क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर माइनस चार्ज जाएगा। +1 1 को लिखा नहीं जाता, -1 1 को लिखा नहीं जाता। ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इस पर +2 आवेश आएगा। तो ये जो आवेश आ रहा है, ये आवेश आ रहा है, इस पे +1 आ रहा है, इस पे -1 आ रहा है, इस पे +2 आ रहा है। इस आवेश को, इस Na+ आवेश को कहते हैं धनावेश। इस पर कौन सा है धनावेश, इस पर ऋणावेश, और इस पर भी धनावेश है। धनावेश कब बनता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो धनावेश बन जाएगा। और ऋणावेश कब बनता है, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से। इलेक्ट्रॉन पे खुद एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश पाया जाता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वो जो पूरी स्पीशीज है वो ऋणावेश बन जाएगी, उस पर ऋणावेश आ जाएगा। इस पर धनावेश आया, इस पर ऋणावेश आया, इस पर भी धनावेश आया। तो जब आवेश आता है, या तो ऋणावेश आता है या धनावेश आता है, उस वक्त ये परमाणु न रहकर आयन बन चुके होते हैं। यदि प्लस आवेश आता है तो धनायन बनता है, और माइनस आवेश आता है तो वो ऋणायन बनता है। इस पर भी प्लस आवेश है, इसलिए क्या है धनायन। क्या है धनायन। ठीक है, ये Na था, इसका नाम क्या है सोडियम। Na+ मतलब धनायन, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम इसी के जैसा होगा, सिर्फ सोडियम के पीछे आयन लिख देंगे। जब ये Mg था, जब ये Mg था, इस वक्त इसका नाम था मैग्नीशियम। क्या नाम था मैग्नीशियम।
जब ये आयन बना तब इसका नाम क्या बना, तब इसका नाम बना, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, इसका नाम बना मैग्नीशियम धनायन। क्या नाम बना, मैग्नीशियम धनायन। सोडियम से सोडियम आयन बना, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बना। ये क्लोरीन, जब क्लोरीन था तो इसे, जब ये क्लोरीन था उस वक्त इसे क्लोरीन कहा जाता था। जब ये आयन बना, ऋणायन बना, अब इसे इसकी तरह क्लोरीन आयन नहीं कहेंगे, इसकी तरह क्लोरीन आयन नहीं कहेंगे, इसे इसकी तरह क्लोरीन आयन ना कहकर, क्लोरीन आयन न कहकर इसका अलग नाम होगा क्लोराइड आयन। क्या नाम होगा इसका, क्लोराइड। यदि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर -2 आवेश है, सभी को पता है ऑक्सीजन पर -2 जाता है, ऑक्सीजन को -2 आवेश है, अब इसका नाम ऑक्सीजन आयन न रहकर ऑक्सीजन आयन नहीं होगा, इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। मतलब एक तरह से मोटा मोटा समझ में आया, धनायन के पीछे कोई शब्द नहीं जुड़ता है एक्स्ट्रा, लेकिन जब ऋणायन वाला आयन बनता है तो उसके पीछे आइड आइड देखने को मिलता है। ये जो आवेश होते हैं, इस पर +2 आवेश है, इस पर +1 आवेश है, इन आवेशों की सहायता से हम किसी भी कंपाउंड का सूत्र बनाते हैं कि उस कंपाउंड का रासायनिक सूत्र कैसा होगा। जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट में कुछ पुराने पदार्थों से नए पदार्थों का निर्माण होगा। अब जो पुराने पदार्थ होंगे उन पदार्थों का भी कोई ना कोई केमिकल सूत्र होगा, रासायनिक सूत्र होगा, और जो नए पदार्थ बनेंगे उनका भी रासायनिक सूत्र होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने पदार्थ है, नए पदार्थ है, उन पदार्थों का सूत्र हमें आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड, मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड, मैंने लिखा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कुछ कंपाउंड है, तो इन कंपाउंड्स का हमें सूत्र आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सूत्र, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसे समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, और समीकरण में व्यक्त करने के लिए हमें उनका सूत्र लिखना पड़ेगा। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले हमें सूत्र बनाना आना चाहिए। वो सिर्फ हमें कहेगा सोडियम क्लोराइड, तो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl2 होता है, या फिर Na2Cl होता है, या फिर NaCl होता है। उसने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें पता होना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgCl होता है, या फिर Mg2Cl होता है, या फिर MgCl2 होता है, या फिर Mg2Cl2 होता है। तो पहले हम ये सूत्र बनाना सीखेंगे। यदि हमें इन कंपाउंड के सूत्र आ गए तो पूरा पार्ट आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पार्ट में सबसे बड़ी तकलीफ क्या आएगी, पुराने पदार्थों से जब नया पदार्थ बनेगा तो उस नए पदार्थ का सूत्र हमें याद होना चाहिए। सूत्र याद होने के बाद ही हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। और यदि ये सूत्र ही गलत लिख दिया, फिर उसको चाहे आपने कितना ही सही संतुलित किया हो, फिर भी वो इक्वेशन गलत मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी गलत? जैसे कि आप गणित का कोई सवाल कर रहे हो, अब उस सवाल में कहीं आपने 2 की जगह 12 लिख दिया, तो पूरा सवाल, जैसे कि आप 3 + 5 + 8 + 2 + 7 + 9 + 8 इनको जोड़ रहे हो, आपने सही सही जोड़ा, लेकिन आपने 2 की जगह यहाँ पर 12 समझ लिया, तो ये पूरा जोड़ गलत आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि ये सूत्र सही नहीं लिखे हमने,
तो फिर बाद में उसको जोड़ने से मतलब समीकरण को संतुलित करने का कोई फायदा नहीं होगा, वो आखिर में गलती हुई। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया पाठ को पढ़ने से पहले हम जो शुरुआत की 3 क्लासें हैं, पिछली वाली 2 और ये, इन 3 क्लासों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 3 क्लासों में ये जो पाठ है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसके बेसिक होंगे। इन पाठ को मतलब ये जो 3 क्लासें अगर कोई नहीं देखेगा तो उस पाठ को पढ़ने के लिए हो सकता है स्टूडेंट को तकलीफ आए। कौन से स्टूडेंट को तकलीफ नहीं आएगी? केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को तकलीफ नहीं आएगी जिन्होंने कक्षा 9वीं में केमिस्ट्री के शुरुआती पाठ पढ़ रखे हैं। शुरुआती तीसरा और चौथा परमाणु की संरचना संबंधित पाठ है वो वाला, अगर वो पढ़ रखा है तो इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो 9वीं में आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है, 9वीं में साइंस की किताब नहीं पढ़ रखी है, तो इन लेक्चर्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, अभी पिछले दिनों में हमने देखा था कि MgCl2 बना था और इधर NaCl नाम का कोई कंपाउंड था, इधर MgCl2 नाम का। ये नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि Mg282 12 नंबर पर आता है, ऐसे लिखेंगे। Cl287 ऐसे आता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है? Cl। एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। दूसरा Cl दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा तो Mg के साथ 2 Cl जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है तो लेने वाला भी एक ही है, इसलिए NaCl बन गया। यदि इस Mg के साथ में ऑक्सीजन आता तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। ये 2 दे रहा है, ये 2 ले रहा है, इसलिए सिर्फ केवल सूत्र MgO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO बन जाएगा। तो ये सूत्र दरअसल इसका बेसिक जो है वो तो इस आवेश के ऊपर ही है कि कितने इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं और कौन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। लेकिन यदि हमें ये आवेश पता हो कि कौन से परमाणु पर कौन से आयन पर क्या आवेश है, किस आयन पर कितना आवेश है, तो हम इनका सूत्र एक तरीके से बना सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका बताता हूं आपको। उस तरीके को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस परमाणु पर मतलब किस आयन पर कितना आवेश आता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आयन बताऊंगा जिन पर आवेश कितना आएगा ये पता चल जाएगा। आवेश पता चलने के बाद में आप चुटकियों में सूत्र बना सकते हैं। तो इनको यहीं लिखा नहीं रहने देंगे, फिर बाद में लिख देंगे। पहले आयनों पर आवेश देख लेते हैं। देखो, आपने देखा -1 आवेश देखा, अभी -2 देखा, +1 देखा, +2 देखा, इस तरह से +3 +4 +5 बहुत सारे आवेश होते हैं, बहुत सारे आवेश होते हैं। लेकिन अपने को कुछ इंपॉर्टेंट लिखना है। देखो, मैं लिखता हूं, पहले धनावेश लिख देता हूं, फिर बाद में ऋणावेश लिख दूंगा। कुछ प्रमुख धनायन, कुछ प्रमुख धनायन, सिर्फ नाम लिखूंगा, मतलब सिर्फ प्रतीक चिन्ह लिखूंगा, नाम बोल रहा हूं, आप लिख लेना। सोडियम आयन, नाम भी लिख देता हूं मैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सोडियम आयन के प्लस, इसे कहते हैं पोटेशियम आयन। क्या बोलेंगे? पोटेशियम आयन। जब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये सोडियम आयन कहलाएगा, जब पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ये पोटेशियम आयन कहलाएगा। इस तरीके से और लिखता हूं मैं, ये तो मैंने 1 प्लस वाले लिख दिए, अब कुछ 2 प्लस वाले भी लिखता हूं। वही लिखूंगा अभी जो बताया मैंने, Mg+2, इसे कहते हैं मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन।
एक और +2 वाले दिखा देता हूँ, इसे कहते हैं Ca+2, इसे कहेंगे कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Mg+2 आयन बनेगा, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कैल्शियम+2 आयन बनेगा। ये कैल्शियम आयन हो गया। अब 3 वाले भी होते हैं, Al, यहाँ लिख देता हूँ मैं, Al+3, इसे कहेंगे एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। इसके अलावा भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ आयन होते हैं जैसे कि जिंक। जिंक यहाँ +2 था इसलिए उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, Zn+2। इनके नाम लिखूंगा, जिंक आयन, इस पर मतलब ये Zn है ना, इस पे +2 आवेश पाया जाता है। एक होता है Fe, जो Fe होता है इस पर +2 आवेश भी पाया जाता है, और जो Fe होता है इस पर +3 आवेश भी पाया जाता है। दोनों प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। इसे कहते हैं आयरन। इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसे आयरन के नॉर्मल में +2 आवेश पाया जाता है इसलिए सेकंड लगा दो, और इसमें इसको भी आयरन ही कहेंगे क्योंकि ये भी Fe है, लेकिन इस पर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे इसलिए इसको कोष्ठक में +3 लिख देते हैं।